हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड 12th फिजिक्स में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है 2026 का, उसके वीडियो सॉल्यूशंस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो निशान डिजिटल ऐप और निशान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। इसमें हमने आज का जो पेपर है इस तरह का पेपर आया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है उनके वीडियो सॉल्यूशंस हम करेंगे। अब आप इसमें देखिए कि जो हमारे निशान क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज के पेपर हुए थे, 4 माइनर पेपर थे और एक मेजर पेपर है। इस प्रकार के हमने पेपर लिए, टेस्ट पेपर। और ये निशान क्लासेस की जो बुकलेट है, इस बुकलेट में से भी मैं रेगुलर जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो इसमें से कहता हूं कि इसके हर एक लाइन को कंप्लीट कर लो और क्वेश्चंस कौन से पेज नंबर पर हैं ये भी मैं आपको आने वाले उसमें वीडियो सॉल्यूशन में बताऊंगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर है और जो बुकलेट आपको दी गई है बोर्ड की तैयारी के लिए, इस बुकलेट में से कितने क्वेश्चन मिले हैं और थ्योरी सेक्शन जो है वो पूरा इसी में से आया हुआ है। तो हम तैयार करने लगते हैं अपने टेस्ट सीरीज के पेपर के आधार पर अपना कितना पेपर एज्यूम हुआ, कितना मिला और अपने बुकलेट की कितनी हेल्प अपने को मिली है। तो हम 2026 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है 12th बोर्ड का, उसके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए जुड़ते हैं निशान डिजिटल ऐप और निशान क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल और निशान डिजिटल के यूट्यूब चैनल से। अब हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा इसमें कि 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम के 2 गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात निकालना है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब भी इस प्रकार से 2 आवेश हमारे पास हो, मान लीजिए 2 आवेश है Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी है R। जब आप इन दोनों को कंबाइन करके और काम में ले रहे हैं तो प्रत्येक का आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। और यहां पर भी आवेश का वितरण कितना हो गया, Q1 प्लस Q2/2। दूरी कितनी हो गई, R/2। इसके लिए भी दूरी कितनी हो गई, R/2। तो जब आप इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे, किसका मान पूछा है, F1/F2। तो K ये दोनों आवेशों का गुणनफल ऊपर, ठीक है, Q1 प्लस Q2/2 और इसके दूरी का स्क्वायर। अब आप देखो ये जो आंसर F1 में आया है यही आंसर तो F2 में आएगा। कैसे, कि Q1 प्लस Q2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर स्पर्श करा के छोड़ रहे हैं तो दूरी आधी हो गई। तो ये तो समान पदों का अनुपात कितना आएगा, 1:1 आंसर आएगा इसका। एक ऑब्लिक लगा दो या फिर 1:1 आंसर लिख सकते हो आप इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1:1। तो इसका सही आंसर क्या टिक लगाना था अपने को, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट सेकंड, रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। इसका एसआई मात्रक जो होगा लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। ठीक, तो आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। तो इसका आंसर आएगा सेकंड का 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर आया ए भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है। जब भी आप समविभव पृष्ठ को बनाते हैं तो समविभव पृष्ठ ऐसा बनता है और विद्युत बल रेखा इसके लंबवत गति करती है। तो इस तल के कितने 90 डिग्री पर लंबवत गति करेगी। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। इट मींस बी आंसर लगा सकते हो या ब लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। आपको बताया गया था कि पैराविद्युत पदार्थ जो अचालक या कुचालक होते हैं उन्हीं को पैराविद्युत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी या द आंसर आप इसका लगा सकते हो और इसमें नॉन कंडक्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संचयक बैटरी का विद्युत वाहक बल, इट मींस ईएमएफ दे रखा है इसका और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आर, स्मॉल आर। बैटरी से प्राप्त आई मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। जब भी हम आई की वैल्यू निकालते हैं तो आई इक्वल्स टू E/R+R होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको आप अगर 0 पुट करेंगे तो इसको 0 पुट करने पर E में किसका भाग देना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R का भाग देंगे। तो इसमें कितना क्या करना है, 10 में किसका भाग देंगे आप, 10 में 0.5 का मतलब 1/2 का भाग दे दिया। तो 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी 20 एम्पियर। इसमें लिखेंगे तो स और इधर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, एक घूर्णन में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश दूरी को जो चलता है उसे क्या कहते हैं? आप जब इसको इस तरह से देखेंगे कि जब किसी कोण पर किसी आवेशित कण को हम छोड़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ चल रहा है, तो ये जो दूरी है इसको पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक, हिंदी में अगर बात करेंगे तो चूड़ी अंतराल, इंग्लिश में कहेंगे तो पिच इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में अतिचालक पदार्थ पूर्णतः कैसे होते हैं? अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रतिचुंबकीय कहा गया है। तो अतिचालक पदार्थों के बारे में अगर कोई कहेंगे तो उनको आप काउंट करेंगे किसमें? प्रतिचुंबकीय पदार्थ और डायमैग्नेटिज्म कह सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें 10 स्पोकों वाला एक साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की दूरी और रिम के मध्य प्रेरित विद्युत बल कितना हुआ? E। यदि स्पोकों की संख्या को दुगना कर दे तो प्रेरित विद्युत बल का मान कितना होगा? अब आप जब इसके लिए विद्युत बल की गणना करते हैं तो B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 आता है। ओमेगा या कोणीय आवृत्ति जिसको 2 पाई n कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे आवृत्ति चेंज नहीं की गई है, लंबाई चेंज नहीं की गई है, तो इसमें कहीं भी सूत्र में n नहीं आ रहा, इसमें कहीं भी n नहीं है, इसलिए ये E का मान n पे डिपेंड नहीं है। तो 10 स्पोकों की संख्या को 20 भी कर दो, 200 कर दो, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? E आंसर बनेगा इसका। तो इसके पहले वाले का आंसर प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिज्म है, और 10 स्पोक वाला जो क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर E रहेगा। इसके अकॉर्डिंग सी आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व ये वाला जो है इसको विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत का जड़त्व। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बी, और इसमें अगर सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा? तो इसमें यहां पर क्या पूछा गया है? IRMS और I नोट। अब I नोट अपॉन √2 ये वाली वैल्यू होती है, तो IRMS अपॉन I नोट इसको यहां ले जाएंगे तो 1 अपॉन √2 इसका आंसर आना चाहिए था। तो इसका आंसर बनेगा यहां पे डी आंसर आएगा इसका, 1/√2। RMS वैल्यू ऊपर रखनी है और मैक्सिमम वैल्यू या मीन वैल्यू क्या रखनी है? पीक वैल्यू। यहाँ पे अनुपात में लिख दो, अपॉन में लिख दो, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? 1/√2। तो इसका आंसर 1/√2। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त इंफ्रारेड आता है काम में, अवरक्त तरंगे कह सकते हैं। रिमोट में कौन सी तरंगे काम आती है? इंफ्रारेड या अवरक्त कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अ आएगा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, तो इंफ्रारेड आएगा इसका आंसर, तो इसका ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बाल्टी में जल की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर भरा हुआ है, जल का अपवर्तनांक कितना है? तो आभासी गहराई बराबर क्या होगा? तो आभासी गहराई बराबर, आभासी गहराई बराबर एक फॉर्मूला बना दीजिए, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई अनुपात अपवर्तनांक। अब यहां पे आपने देखा कि इसकी जो है अपने को क्या पूछा गया है? एपेरेंट डेप्थ जैसे कहते हैं आभासी गहराई, तो ये क्या कहोगे आप इसके लिए? यहां पे एच डैश लगा दो। ये कितना है? 24 है इसकी ऊंचाई, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या अपवर्तनांक की 4/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 18 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो इसका डी या इधर द लगा सकते हैं हम आंसर। आगे देखते हैं, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य एंगल निकालना है। आई और डेल के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, तो रेगुलर जब आप पढ़ाई करते हो तो उसी में आपको पढ़ाया जाता है कि ये ग्राफ इसका इस तरह से आता है, तो ये डेल मिनिमम और आई के बीच में ग्राफ है, तो इसका यहाँ पर क्या आंसर टिक लगाएंगे आप? सर। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो उनके अकॉर्डिंग आंसर इसमें क्या टिक लगाएंगे? यहाँ पे सी आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, पूछा गया है। देखो
इसमें क्या पूछा है अपने से, ग्राफ बिटवीन एंगल इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल, तो ये वाला ग्राफ इसका सही आंसर है, तो सी आंसर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर कितना होता है। तरंगाग्र क्या होता है, जहां पर प्रकाश के कण समान कला में कंपन करें। अब समान कला में कंपन करने वाले कणों के मध्य कलांतर कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे हिंदी मीडियम के हिसाब से और यहाँ पर जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट, चार धातुएं पी क्यू आर एस के कार्यफलन, वर्क फंक्शन दे रखा है, ये फाई नोट की वैल्यू दे रखी है 2.3, 3.2, 4.25 इलेक्ट्रॉन और 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें सबसे न्यूनतम देली आवृत्ति किसकी होगी। अब आप देखिए, लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है इसमें, तो इसके लिए जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, जिसके लिए ये फाई नॉट की वैल्यू कम होगी उसके लिए फ्रीक्वेंसी या देली आवृत्ति का मान कम होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आप क्या है, आंसर पी है, तो इसका हिंदी मीडियम के हिसाब से द और यहाँ डी लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला काम में लिया, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए फाई नॉट की वैल्यू कम होगी, तो ये आंसर है इसका पी। नेक्स्ट, गाइगर मार्सेल्डन प्रकीर्णन प्रयोग में रेडियोएक्टिव स्रोत कौन सा होता है। रेडियोएक्टिव सोर्स कौन सा लेते हैं, तो मोलिब्डेनम काम में ले सकते हो, बिस्मुथ काम में ले सकते हो। अब इसमें मोलिब्डेनम तो कहीं नजर आ नहीं रहा, तो बिस्मुथ पे आपको टिक लगाना था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या टिक लगाएंगे, यहाँ पे बी या इसका आंसर ब। ठीक है, नेक्स्ट, ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक। अब आपको बताया गया था कि जो है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन ये कब होता है, सन सरफेस पे होता है, सूर्य के सतह पर। अब सूर्य की सतह पर टेम्परेचर 10⁻6 केल्विन या उससे ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर 10⁻6 तो कहीं नजर आ नहीं रहा, तो 10⁸ केल्विन जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या टिक लगाएंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे ब। ठीक है, 10⁸ केल्विन इसका आंसर सही आएगा। ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप उच्च होना चाहिए, सन सरफेस पे होगा सूर्य की सतह पर, तो इसका आंसर आप इसको 10⁸ या 10⁸ टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनके लिए बैंड ऊर्जा के क्रमशः कौन सा संबंध सही है। अब जब आप कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के लिए E1 है, तो इसके लिए क्या होता है, अबव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे हीरे के लिए बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। सिलिकॉन के लिए बात करते हैं तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू होती है। अब आप इसमें देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, सबसे ज्यादा E1 रहेगा, फिर E2, फिर E3, तो इसका आंसर आप ये दोनों आंसर लगा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अ लिखेंगे और ये ए पे टिक लगाएंगे, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि वो अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसमें पराविद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी जिसके बाद में क्या होता है कि वो जो डिस्चार्ज होने लग जाए उसके पहले इसको बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जिसे बोलते हैं जिसके बाद में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन होने लग जाता है मीडियम का, तो विद्युत सामर्थ्य कहलाएगी यहाँ पे। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे यहाँ पे, उस माध्यम की विद्युत सामर्थ्य, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखें, यहां से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम्पियर, सॉरी यहां से इस डायग्राम में दे रखा है 3.1 और यहां पे 4.2, तो यहां पे चलेंगे तो कितना है, किरचॉफ के नियम से 7.3, 7.3 में से 1.2 माइनस हो गया और 5.1 माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो 7.3 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 6.3 माइनस कर दिया, तो 7.3 माइनस 6.3 आएगा, तो I = 1 एम्पियर आंसर आना चाहिए इसका। तो इस गिवन डायग्राम का आंसर कितना है, 1 एम्पियर है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ केसीएल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 1 एम्पियर इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्टमीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, SV कह सकते हो, 5/I। इसको एकांक वोल्टता को हिंदी में बोलेंगे वोल्टता सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी या पोटेंशियल सेंसिटिविटी कह सकते हैं अपन इसको। लेंज का नियम किस पर आधारित रहता है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित रहता है। तो यहां पे अपने को पढ़ना था ऊर्जा और यहां एनर्जी लिखना है आपको। विस्थापन धारा की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल इसका आंसर आएगा। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एक 1.52 अपूर्णांक वाले कांच के एक लेंस को किसी द्रव से भरे खुले बर्तन में डालने पर वो अदृश्य कब हो जाएगा? आपको रेगुलर क्लास में बुकलेट में n अपूर्णांक वाला क्वेश्चन बताया था। कहा था कि जब n अपूर्णांक के किसी कांच को द्रव में डुबोए कि उसका अपूर्णांक भी n ही रहे तो वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो जो यहाँ आंसर दे रखा है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में दे रखी वैल्यू, वही आंसर में आपको फिल करना था, 1.52 रहना चाहिए। तो ये सेम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर n है तो यहां भी कितना रखना होगा? n। तो इसका आंसर 1.52 रह जाएगा। नेक्स्ट है, जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं के निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन। अब आपको निस्पंद नोड बताए थे, नोड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो यहां पर आंसर आएगा 0, 0 होता है। यहां 0 लिख सकते हो, यहां 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट, यदि किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य आदि कर दी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो आप फ्रीक्वेंसी c/λ ये लगाओगे। यहां पे तरंगदैर्घ्य को आपने 1/2 किया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पे दुगनी लिखोगे आप इसको और यहाँ 2 टाइम्स लिखोगे आप, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगी, ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m दे रखा है, मास 0.10 किलोग्राम, वेलोसिटी v दे रखी है, इससे संबंधित लैम्डा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन माइनर पेपर में दिया हुआ है। लैम्डा इक्वल्स टू, मैं बताऊंगा वैसे भी आपको कि कौन से पेपर में से कौन सा क्वेश्चन आया है, बुकलेट के कौन से पेज नंबर से कौन सा कॉन्सेप्ट बीच में से उठाया गया है। लैम्डा इक्वल्स टू h/mv लगाओ। h की वैल्यू कितनी रहेगी? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू कितनी है? 0.10 और यहां पे हो गया 10। जब आप इसके पॉइंट्स को हटाएंगे तो यहां पे कितना हो गया? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां पे जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये h के इक्वली आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? यहां पे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर आंसर लिख सकते हैं इसका। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है, तांबे के लिए प्रतिरोधकता रो और परम ताप T के मध्य ग्राफ बनाना है अपने को। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। ये जो आप लैंग्वेज पढ़ते हो ये प्रतिरोध की पढ़ते हो, रेजिस्टेंस की। जब आप वहां पर पढ़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है RT = R0 1 + αT। और एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के लिए लेंथ को 1 कर दो, एरिया को 1 कर दो, तो R को रो लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला इसका ρT। मैंने कहा भी था जब आपको माइनर P3 वाला पेपर सोल्व करवाया जा रहा था उस समय यह बोला गया था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। R का फॉर्मूला है और रो के रूप में बना सकते हैं। तो ρT = ρ0 1 + αT। इसका ग्राफ आपको खींचना है तो इसका ग्राफ जो बनेगा इस तरह का ग्राफ आता है इसका। यहाँ ये वाली वैल्यू है, ये रो है और ये T टेम्परेचर है। ये ग्राफ बनाना है। और अगर प्रतिरोध का आता है तो यहाँ R0 आ जाता है, यहाँ R आ जाता है। ये ग्राफ बनाना है। अगला क्वेश्चन था, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। करंट डेंसिटी क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल के लिए धारा का मान, एकांक मतलब यूनिट एरिया को 1 कर दो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो J = I/A लिखते हैं हम। एकांक क्षेत्रफल के लिए धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। 1 नंबर में ये परिभाषा देनी थी, ये इसका आंसर बन गया।
एक बार फिर समझ लीजिए, m और v दे रखे थे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, m और v का मल्टीप्लिकेशन वापस h के इक्वल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया ना हमने, तो ये वाली वैल्यू h के इक्वल हो गई, और ये इसका ग्राफ प्रतिरोध की वाली वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप रो की वैल्यू समझा सकते थे, और इसका ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकीय गाउस का नियम कैसा होता। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम में अगर दोनों आवेश हैं या दोनों ध्रुव हैं तो उसका चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमको करना था B डॉट DA इज इक्वल टू, वहां म्यू नॉट इंटू आई करते थे, यहां पर हमको इसमें यह करना पड़ेगा QM चार्ज, मैग्नेटिक जो है उसके लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था। और अगर दोनों अगर ध्रुव होते हैं तो फिर इसका आंसर 0 आता है इधर की तरफ, और एकांक है तो मैग्नेटिक उसमें हम यहां पर म्यू नॉट इंटू आई की जगह क्या करते हैं, यहां पर Q कर देते हैं। तो ये चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकीय संबंधित गाउस का नियम इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। B डॉट बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज पाथ के लिए B डॉट DA लगा दिया, कई जगह B डॉट DS भी लिखा रहता है, वो भी सही है, म्यू नॉट इंटू Q। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के लिए B M और इसके लिए जब हमने परिनलिका के लिए म्यू आर और XM में डेरिवेशन किया था तो उस समय आप डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H, उसी से लिया हुआ फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H लिख दो, ये इसका रिलेशन पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया गया था परिभाषा, ये आपके नोट्स में भी है, बुकलेट में भी है, कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके लिए प्रेरित वोल्टता और प्रेरित धारा का निर्माण होता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इससे संबंधित फेराडे के 2 नियम भी थे, अगर पूछा जाता नियम लिखो तो नियम की व्याख्या आगे हो जाती। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाना है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर चित्र हम लेते हैं आगे, देखिए इसमें डायग्राम बनाना है अपने को, तो हमने डायग्राम बनाया, सबसे पहले x y और z बना लो। यहां पे पहले एक ये तरंग बना दी, दूसरी तरंग नीचे से बनानी इस तरह से, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इधर, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा, ये E हो गया और इधर B हो गया। यदि आपने यहाँ पे B बना दिया इधर, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, E बनाना है। तो ये इस तरह से आप इसको, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ग्राफिक चित्रण बनाना था। इसमें आप इस तरह से फिर आगे इसको बढ़ाते चलिए, यहाँ पे नीचे चुंबकीय क्षेत्र ले लिया तो ऊपर विद्युत क्षेत्र लेना होगा अपने को, ये इसका डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के विवर्तन को समझाना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाना था। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि प्रकाश जब तीक्ष्ण किनारों से टकराता है शार्प एजेस से, तो अपने मूल पाथ से, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। उस घटना को अपन ने क्या नाम दिया, विवर्तन की घटना नाम दिया है इसको। तो और इसकी खोज किसने की थी, ग्रिमाल्डी ने। बताया हुआ है कि विवर्तन की खोज ग्रिमाल्डी ने की थी, परिभाषा पूछी गई है। तो प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ना, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धातु के लिए कार्यफलन फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है और इसके पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए ई मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा दे रखी, ई के मैक्सिमम दे रखा है, आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसे हम कह सकते हैं कि केवल आइंस्टीन समीकरण जिस बच्चे को पता है कि ये ई के मैक्सिमम, आपको क्या करना है, कार्यफलन 4.5 प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ने थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर है। यदि ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन
रेगुलर क्लास में इंपॉर्टेंट बताया है, मैंने इस साल पढ़ाया जिन बच्चों को ऑफलाइन। आपको जब पेपर सोल्व करवाया, पेपर सोल्व करवाते समय मैंने आपको दो क्वेश्चन बोले थे, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों क्वेश्चन करके जाइए। मेजर में मैंने नाइट्रोजन वाला भी दिया था, ऑक्सीजन वाला रेगुलर बुकलेट में भी दिया हुआ है। यहां पर क्या पूछे, 1 मार्क्स में है, ज्यादा आपको लिखना नहीं था। तो इसमें क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी ये लिखा, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए, ठीक। यहां ये इसकी वैल्यू है 128। ऑक्सीजन के लिए परमाणु भार कितना होता है 16, तो 7.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर इस तरह से यहां तक बताना था आपको। और इसका रेगुलर डेरिवेशन भी जो होता है, इसका रेगुलर डेरिवेशन अगर 2 मार्क्स में आता है, ज्यादा मार्क्स वेटेज में आता, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं ये भी मैं बता दूं आपको कि उसको कैसे करेंगे हम। उसके लिए हमने को क्या करना है कि जब ऑक्सीजन के लिए पहले डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम क्या निकालते हैं, 6 इंटू, देखो ऑक्सीजन के लिए ये वाली वैल्यू है, तो इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होंगे और इसका एक्चुअल मास होता है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 8 इंटू 1.007 बताया था, 8 इंटू 1.008 15.99 आप काम में लेते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू जो आती है 0.136 एमयू आती है। जब इसको बाइंडिंग एनर्जी में बनाना चाहो, बाइंडिंग एनर्जी, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और एक ट्रिक से भी बताया था कि डायरेक्ट डेल्टा एम जो दे रखा है 0.136 इंटू एमयू की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हो। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है 128 बाइंडिंग एनर्जी। अब पूछा क्या है, पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें ए का भाग दे दो। अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें ए का भाग आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 7.92 इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ए और बी के मध्य तुल्यधारिता 15 दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है। यहां से सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लें, और ये यहां से यहां तक की जो है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 माइक्रोफेरेड दे रखी है। यहां तक आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, इन दोनों का सॉल्यूशन कितना हो गया 20 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक। अब 20 माइक्रोफेरेड आपको एक डायग्राम और बनाना है। यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे x हो गया, और ये किसके इक्वल लेना है 15 के इक्वल। 2 कैपेसिटर जो है 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 15। जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो 20x इज इक्वल टू 300 प्लस 15x, तो 5x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा इसका। इसका पहले इजी कॉन्सेप्ट बनाया, इसका डायग्राम यहां से ये दोनों का पैरेलल में जोड़ के और ये कंप्लीट कर लिया, दोनों का फिर सीरीज में किया, इसको इक्वल किया 15 के, तो इसका आंसर कितना आ गया 60 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। देखिए पास पास रखी 2 कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 2 हर्ट्ज है, 2 हेनरी है, सॉरी अन्योन्य प्रेरकत्व दे रखा है 2H बटा हेनरी है। यहाँ पे यदि एक कुंडली में 0.1 सेकंड में विद्युत धारा बढ़कर 0 से बढ़कर 15 एम्पियर हो जाती है, 15 एम्पियर हो जाती है, तो फ्लक्स में बंधता परिवर्तन निकालो। जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए तो आप इसमें पहले तो कई बार क्या करते हैं, पहले वोल्टेज निकालते हैं, फिर उसमें T से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आप उसके लिए डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम डेल्टा आई लगा सकते हैं। एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2 हेनरी है, यहाँ पे 2 हेनरी है। करंट में कितना डिफरेंस हुआ 15 माइनस 0, ठीक है। तो यहां पर 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर 30 वेबर या डब्ल्यू भी लिखना है अपने को, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या होती है। वाटहीन धारा क्या होती है कि जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ अल्टरनेटिंग सर्किट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पावर की जो डेरिवेशन करते हैं
उसमें धारा के लिए जो वैल्यू निकलती है कि धारा का वो मान जहां पर शक्ति की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वाट-इन धारा। वाट-इन धारा का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, I = I0 sin फाई के रूप में जो चलेगा वो वाट-इन धारा कहलाती है। और जिसमें कोस फाई आता है उसको वाट युक्त धारा कहते हैं। जिसमें शक्ति बने या काम आए वो वाट युक्त है, और जिसमें शक्ति की वैल्यू 0 हो जाए उसे वाट-इन धारा कहते हैं। तो धारा का ज्यावक्रीय घटक या I0 sin फाई को हम क्या लिखते हैं, वाट-इन धारा। परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का वो मान जो शक्ति का मान 0 कर दे उसको हम वाट-इन धारा कहते हैं। शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस फाई। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को कोस फाई शक्ति गुणांक कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को कोस फाई शक्ति गुणांक कहा जाता है। लैंग्वेज के रूप में तो क्या लिखा जाएगा, वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, इसे कोस फाई से दर्शाते हैं। पावर फैक्टर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाना है, इस पर आधारित एक परिघटना का वर्णन करना था। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब हम किसी प्रकाश को सघन माध्यम से पहले विरल माध्यम में भेज रहे हो और फिर वापस प्रकाश विरल माध्यम में से एक क्रांतिक कोण की अवस्था से ज्यादा अगर चलता है तो प्रकाश सघन माध्यम से चलकर वापस पुनः सघन माध्यम में लौट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिंपल भाषा में, जब प्रकाश सघन माध्यम में गति करता हुआ पृथककारी तल से टकराने के पश्चात पुनः सघन माध्यम में लौट आता हो तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इस पर आधारित एग्जाम्पल लिखवाए थे, हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम कहते हैं, या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो आप इसके लिए आधारित एक परिघटना का नाम क्या लिख सकते हैं, इस पर आधारित परिघटना का नाम प्रकाश तंतु भी लिखा जा सकता है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी आप इसमें लिख सकते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल नियम को व्युत्पन्न करना है। अभी इसका मार्क्स वेटेज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, यहां पर हमें सबसे पहले स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग अगर अपवर्तन को समझाना है तो अपवर्तन को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक्स वाई माना, यहाँ पे एक तरंगाग्र मान लिया हमने ए और बी, यहाँ पे इसके 90 डिग्री पर जो प्रकाश आएगा आपतित किरणें 1 2 3 नाम देते हैं उनको। यहां से जो प्रकाश चलेगा v1 इंटू टी चलता है, यहां से इसको लंब डालकर ये v2 इंटू टी लिख सकते हैं। यहां से इसको मिलाया तो ये हो जाएगा ए बी है तो यहाँ ए डैश और यहाँ नाम हो जाता है बी डैश। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें इसके 90 डिग्री पर चलेंगी, ये अपवर्तित हो जाएंगी 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ये चित्र हमने बना दिया। ये आपतित किरणों के लिए तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ये अपवर्तित किरणों के लिए तरंगाग्र। यहां से यहां तक की दूरी v2 इंटू टी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की v1 इंटू टी। ये एंगल I होगा, ये एंगल R होगा, ठीक है। यहां पे त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन I = v1 इंटू टी अपॉन ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला त्रिभुज ले ले नीचे, त्रिभुज ए डैश ए डैश ये वाला और बी डैश, इसमें साइन R = v2 इंटू टी डिवाइड बाई ए डैश। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली वैल्यू और इक्वेशन सेकंड ये, तो यहां पे जब आप लिखेंगे साइन I डिवाइड बाई साइन R, ये हो जाएगा v1 इंटू टी डिवाइड बाई ए डैश, v2 इंटू टी डिवाइड बाई ए डैश। ये कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 को क्या लिख देंगे, अपवर्तनांक लिख देंगे। इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो हमें हाइगेन के तरंग सिद्धांत को काम में लेकर स्नेल का नियम सिद्ध करना था, तो आप इसको काम में लेकर समीकरण 1 बना रहे हैं, इसको काम में लेकर समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कर दिया, तो इससे स्नेल का नियम प्रूव हो गया। ये कंप्लीट कर लिया। पोलराइड किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग बताइए। पोलराइड देखिए, द्विवर्णता के आधार पर काम करने वाला उपकरण
जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए काम आता है उसे पोलराइड कहते हैं। इसके दो उपयोग बताने थे। पोलराइड की सहायता से हम 3D मूवीज जब देखने जाते हैं तो काले रंग का जो चश्मा काम आता है वो काम आता है। वाहनों में पोलराइड फिल्म काम आती है, जो हेडलाइट के यहाँ भी और साइड जो विंडो होती है उनको भी सन से बचाने के लिए, या जो गहरी अल्ट्रावायलेट रेज है उसको कम करने के लिए। आप ट्रेन चला रहे हो या एरोप्लेन चला रहे हो तो उसके ड्राइवर सीट के वहां पर एक लेयर में लेते हैं ब्लैक कलर की। तो पोलराइडों के दो उपयोग लिखने थे इसमें। तो हम कह सकते हैं सिनेमाघरों में 3D चश्मों के रूप में काम में ले सकते हो आप इसमें। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए पतली फिल्म जो काम आती है वाहनों में, उसका भी उपयोग लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की मानी गई है? देखो, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के अनुसार क्वांटम रूप है। तरंग रूप ये कहता है कही है किसके अनुसार? इसकी प्रकृति कौन सी मानेंगे आप? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति की वजह से ये तरंग रूप में तो चलेगा, पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश का कौन सा गुणधर्म होना जरूरी है? प्रकाश का कण रूप मतलब क्वांटा रूप होना जरूरी है। तो कणीय प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से हम एक तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, और एक ये इसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ प्रकृति होने की वजह से भी हम इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, जिसे अपन ध्रुवण भी कहते हैं वैसे। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एक तो प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, और दूसरा क्वांटम प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कौन सा रूप होना चाहिए प्रकाश का? क्वांटा या फोटोन रूप होना चाहिए। तो इन दो कारणों की वजह से इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित को व्याख्या करना है। अब डी ब्रोगली परिकल्पना देखिए आप इसमें। डी ब्रोगली परिकल्पना हमने क्या लिखी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय समय क्या होना चाहिए? NH/2π के रूप में रहे। अब हमने देखा यहां पर हमें क्या करना है? डी ब्रोगली परिकल्पना को काम में लेकर बोहर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या करनी है। अब सबसे पहले यहां पर द्रव्य तरंग सिद्धांत काम में लें, 2πr = n लैम्डा। ठीक, यहां पे डी ब्रोगली स्टेटमेंट काम में लिया, 2πr = n लैम्डा को h/p लिख दिया। 2πr = n का मान 1 रख सकते हो आप चाहो तो, h/m भी रख दो। यहां पे इसको जमा दो mvr के रूप में, तो आप इधर ले गए तो ये हो गया mvr, यहां आ गया। ठीक, यहां पे n h और ये 2π डिवाइड हो गया, तो यहां से स्टेटमेंट यहां पर पहुंचा। और ये बोहर की द्वितीय परिकल्पना, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोहर के क्वांटीकरण की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। तो यहां से हमने डी ब्रोगली स्टेटमेंट द्रव्य तरंग सिद्धांत काम में लिया, लैम्डा = h/p काम में लिया, और इसको इस रूप में जमा कर यहां पर सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, परिभाषित करना था संभारिक। ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके लिए परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें संभारिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको लिखने थे, तो जैसे 1H3 और 2He3। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें परमाणु भार समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता जिसे कहते हैं। रेडियो सक्रियता क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ स्वतः टूटने लग जाए या स्वतः विघटन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। हेनरी बेकरेल ने इनको खोजा था, तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं। फिर आगे जाके अल्फा बीटा गामा क्षय होता है, वो भी रेडियो सक्रियता का ही भाग है। तो रेडियो सक्रियता और इनके बारे में परिभाषा पूछी थी, तो इनको एग्जाम्पल सहित करना था। तो अल्फा बीटा गामा जो क्षय है वो रेडियो एक्टिविता के कारण उत्पन्न होता है। स्वतः टूटने के गुण को हमने क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं? संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाना है। अब आप देखिए कि कालांक क्या होता है। जब हम आरसी परिपथ को काम में लेते हैं तो आरसी परिपथ में संधारित्र को चार्ज करने के लिए Q = Q0 1 - e⁻ -t/RC होता है। यहां ध्यान रखना है इसको। यह कब की क्रिया है? आवेशन, चार्जिंग प्रोसेस में ये होता है। अब कालांक जो यहां पर नाम दिया गया है, ये इसके ट्रिक में ही है।
अगर बच्चा कुछ भी नहीं लिख के आता तो यहाँ कालांक जो लिखा हुआ है वो इसकी ट्रिक है आरसी। तो यहाँ कालांक का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आरसी था। कालांक वो समय होता है जिसमें आवेश का मान प्रारंभिक आवेश के 63.2% हो जाए। अब ये वैसे आईआईटी के जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उनके बीच में आता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सेक्शन, पर फिर भी हम इसी में पढ़ते समय भी यहाँ पे जो इसका आंसर है वही इसका कालांक बनता है। आरसी को कालांक कहते हैं। और जब किसी संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं तो ये समीकरण बनती है। यहाँ पे आरसी को कालांक नाम दिया गया है। परिभाषा कैसे बनाओगे, वो समय का वो मान जिसमें आवेश प्रारंभिक आवेश का अधिकतम आवेश का 63.2% हो जाए उसको हम उस समय को कालांक कहते हैं। ये इसका जवाब था। संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंगदिष्टकारी का चित्र बनाना था, तो अब इसको हम चित्र बनाते हैं। यहां पे पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यहां पे ये बना दिया। यहां पे मध्य निकासी ट्रांसफार्मर बनता है। मध्य निकासी ट्रांसफार्मर जो बनेगा, और दो डायोड काम में लेते हैं हम, इसके लिए ध्यान रखिएगा, दो डायोड D1 और D2, इनको ऐसे जोड़ते हैं। मध्य निकासी ट्रांसफार्मर से यहां से कनेक्शन जोड़ा जाएगा और इसको यहां बनाएंगे। अब यहां पर जो इसका आउटपुट होता है, तो इसके आउटपुट के यहां पर जहां आउटपुट देखते हैं ना, ये लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है, तो इसके यहां पैरेलल में आपको क्या जोड़ना है, कैपेसिटर जोड़ना है। ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये यहां VI और इधर आउटपुट ये V0। पूर्ण तरंगदिष्टकारी के बारे में बताना था। और फिल्टर परिपथ में ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली भी आती है तो कुंडली हमेशा यहाँ निर्गत के यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़ती है, और केवल संधारित्र पूछा हुआ है तो यहाँ पे संधारित्रों के इसके समानांतर क्रम में जोड़ना होता है। इससे ये जो है इसकी वेव्स जो इस तरह की मिलती है, तो इसका जो ग्राफ है वो आउटपुट का ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये बनाना था इसका डायग्राम। पूर्ण तरंगदिष्टकारी के साथ में ये संधारित्र को अपने को जोड़ना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन किया हमने यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं हम 13 क्वेश्चन तक। 13 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है और आवश्यक चित्र बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, गाउस के नियम को सिद्ध करना है और एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता, यह समझाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम सोल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लो, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, उसका चित्र बनाना है। ई और आर के बीच में चित्र नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है, तो 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का इसका डायग्राम बनाना है। अब इसके लिए चलते हैं हम द्विध्रुव की बात करें तो सबसे पहले द्विध्रुव के लिए यहां पर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हम कितने लेके चलेंगे, 2a। कई स्टूडेंट यहाँ माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू ले लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहां से यहां तक ओ सेंटर है, अक्ष पर जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी r ली है, ये p लिया है। ठीक, यहां पर हम जब देखते हैं तो यहां E1 और E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां परीक्षण आवश्यक के देखते हैं। मैंने आपसे कहा जब आप डेरिवेशन करते हैं तो कई स्टूडेंट यहां माइनस क्यू ले सकते हैं, यहां पर आप माइनस क्यू ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप यहां प्लस क्यू ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां से ये छोटी वाली दूरी निकालें तो ये r माइनस ए होती है, और ये यहां से यहां तक की दूरी होती है r प्लस ए होती है। जिसके लिए दूरी यहां आएगी तो E इक्वल्स टू E1 माइनस E2 बताया था। यहां पर KQ बटे दूरी का स्क्वायर मतलब r माइनस ए का स्क्वायर, यहां पर माइनस का चिन्ह KQ अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी a होगी और यहां से यहां तक की दूरी a होगी। तो छोटी दूरी r माइनस ए होती है और बड़ी दूरी r प्लस ए के रूप में बताई गई है।
तो E1 माइनस E2। ठीक, यहां पर हमने देखा कि यहां ज्यादा धनावेश है और यहां कम धनावेश है, तो E1 इधर मान सकते हो और E2 की डायरेक्शन इधर बता सकते हो चित्र में। यहां पे हमने क्या किया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया था। यहाँ के क्यू जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर आगे आ गया और आर माइनस ए का स्क्वायर पीछे लिख दिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर पीछे लिख दिया। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 मतलब 2 इंटू 2 आर ए आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। एक बात आपको ये भी लिखनी है, आर के रेस्पेक्ट में ए बहुत छोटा है, अतः ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू को नगण्य करेंगे मतलब 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे 2 आगे ले लो, q इंटू 2a जमा दो, और ये r और r रेज़ टू पावर 4, r रेज़ टू पावर 1 है, r रेज़ टू पावर 4 है, इसको p लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर बनता है 2kp अपॉन r क्यूब आंसर आएगा। तो ये माइनस q प्लस q दोनों के बीच की दूरी 2a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये बड़ी दूरी मतलब माइनस q और q के बीच की दूरी r प्लस a, छोटी दूरी मतलब प्लस q और p के मध्य की दूरी r माइनस a। तो यहां पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अंतर, एलसीएम को सोल्व किया, एलसीएम को सोल्व करने के बाद में हमने देखा ये वाली वैल्यू यहां तक पहुंच जाएगी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 4 इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 लिख दो, 2kp अपॉन r क्यूब इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा गया है गॉस के नियम के द्वारा सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता, आवश्यक चित्र बनाइए। कहने का मतलब है गॉस का नियम काम में लेकर क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कर रहे हैं अपन। इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके लिए, एक समान आवेशित मतलब अनंत। एक समान आवेशित जब भी आए, मैंने आपको रेगुलर क्लास में, निशान क्लासेस के ऑफलाइन में पढ़ाया कि एक समान आवेशित मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, अचालक या कुचालक के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो अचालक पट्टिका के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें निकालनी है। इसके लिए हम सबसे पहले अचालक पट्टिका की बात करें तो अचालक पट्टिका जब बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, यहां पर प्लस प्लस प्लस, दोनों पट्टिकाओं की लंबाई बराबर बने। यहां पे गाउसीय पृष्ठ आप बनाओगे, ये गाउसीय पृष्ठ बना दिया, बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ S1, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds एक ही दिशा में चलेंगे, कोण 0 रहेगा। यहाँ पे यहां ये लेंगे तो इधर विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और अल्पांश इधर जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम एक समान आवेशित बात करें मतलब अचालक पट्टिका की बात की जा रही है तो केवल ये वाला सरफेस काम में लेना है अपने को। और अगर चालक पट्टिका आती तो चालक पट्टिका में फिर क्या करते हैं, ये वाला सेक्शन भी काम में लेते हैं। तो आप इसको चाहो तो ये वाला सेक्शन आप यहां से हटा दो, रिमूव कर दो, यहां वाली वैल्यू को रखो, इधर S3, इधर भी E डॉट ds, ये एंगल कितना होगा इसका, 0 डिग्री रहेगा। तो हमने क्या किया, एक परत ली, अचालक पट्टिका, गाउसीय पृष्ठ मान लिया m। अब गाउस का नियम अगर काम में लेंगे तो गाउस के नियम में बताया गया था E डॉट ds cos 0 आएगा S1 के लिए, E डॉट ds cos, इसके लिए अगर यहाँ पे S2 लिखा आपने, ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे S2 ले रहे हैं तो यह cos 90 आएगा, और S3 में E डॉट ds cos 0 आएगा, cos 0 सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप यहां पर इसको सोल्व करते हैं तो ये E आ गया जाता है, ds cos 0 की वैल्यू 1, E आगे आ जाना है, ds cos 90 की वैल्यू 0, E आगे आ जाएगा, ds cos 0 की वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहां पे आप इसको सिग्मा इंटू s लिख सकते हैं आवेश को। तो यहां पे क्या हो गया, 2 बार आ गया, ds का समाकलन क्या होता है s, यहां भी ds का समाकलन क्या होगा s, ये 0 हो गया, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2es इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये किसके लिए,
एक समान आवेशित पट्टिका के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर चालक पट्टिका होती तो फिर यहाँ इधर वाली लाइन को काम में लेते हैं। यहाँ पर ई में आर कहीं नहीं आ रहा, तो ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, और ई और आर के बीच में भी ग्राफ अगर पूछा जाए तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये अचालक पट्टिका बना दी, एक पट्टिका एक परत काम में लेनी है। बेलनाकार गौसीय पृष्ठ बना दिया, S1 S2 S3 नाम लिख दिए। 3 बार हमने S1 S2 S3 के लिए गौस का नियम काम में लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना दिया, और इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस व्यंजक में आर में कहीं भी स्मॉल आर नहीं है, इस व्यंजक में ई का मान आर पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या सिद्ध करना था? यह सिद्ध होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर नहीं करती है। ये आप इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। ये ठीक, इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन है, ये गॉस के नियम से आर पे डिपेंड नहीं है। देखो मैंने इसको ग्राफ भी बना दिया, चित्र बनाना था। अब इसी क्वेश्चन को अपन लेते हैं 15 क्वेश्चन को। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसको यहां देखें तो यहां पे भी आप देख सकते हो, मैं यहां पे सोल्व करवा दूं इसको। तो यहां पे जब आप इसको सोल्व करते हैं तो v इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर लिखो। सबसे पहले यहाँ v लिख रहे हैं तो अंडर रूट में चलेगा, और आपने यहाँ पे v स्क्वायर कर दिया। इसको लिख सकते हो आई आर का स्क्वायर, यहाँ पे v नेट, ठीक है, और इसको आर नेट लिख सकते हैं, आर डैश लिख दो बोली। और किसर इसमें क्या होता है, जब आप इसमें सोल्व करेंगे तो ये आर डैश जो है, उस आर डैश को हम पढ़ते आए हैं जेड। आर डैश को क्या पढ़ते आए हो आप? जेड। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो? आई जेड का स्क्वायर। मैं दोबारा लिख दूं इसको, मैंने समझा दिया वैसे। यहाँ आई इंटू जेड का स्क्वायर लिख दो, यहाँ आई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई इंटू एक्सएल और आई इंटू एक्स सी इसका स्क्वायर यहां पे लिखा अपन ने। अब हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर आई कॉमन आ गया, आई कॉमन ले सकते हैं। यहां पर आई कॉमन लिया हमने तो ये आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा जेड स्क्वायर। यहां आई स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहां आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल कर देना, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। सबसे पहले आप परिणामी वोल्टता से चालू करना, आर जेड यहां पर जो आता है आर डैश की जगह जेड लिख सकते हो आप। आई जेड का स्क्वायर, आई आर का स्क्वायर, आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर लेफ्ट और राइट में कॉमन लेके काट दिया, जेड का डेरिवेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या और धारा 15 क्वेश्चन का अथवा और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या और धारा में संबंध स्थापित करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बना दिया इन्होंने। रेगुलर थ्योरी में तो कम दे रखा है, पर क्वेश्चन को एक्सपेंशन कर दिया। इसका तैयार करते हैं आंसर। देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो E इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी होता है ट्रांसफार्मर के लिए। वोल्टेज का मान फेरों की संख्या के समानुपाती, यहां से ये लिखना जरूरी है। तो जब आप E2 अपॉन E1 लिखेंगे या V2 अपॉन V1 वोल्टेज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे N2 d5 अपॉन dt, यहाँ पे लिखा जाएगा N1 d5 अपॉन dt। इसको कैंसिल करना बताना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ये वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर जब आप लिखोगे ना V2 अपॉन V1 या E2 अपॉन V1, ये उल्टा चलेगा धारा के, तो यहां आएगा I1 अपॉन I2। और फेरों की संख्या में लिखोगे तो यहां आएगा N2 अपॉन N1। मतलब ये जो वोल्टेज है और ये धारा है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती पद के रूप में आते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में। तो यहां पे हमने वोल्टेज जमा दिया, फेरों की संख्या समानुपाती हो गई, तो ये धारा। तो हमसे पूछा क्या है? धाराओं का अनुपात जमाओ। किस तरह हम इसको घुमा के भी लिख सकते हैं क्या? तो आप इसको यहां लगा के I2 अपॉन I1 लिखो तो यहाँ N1 अपॉन N2 लिख सकते हो। ये इसी को घुमा के लिख दिया। तो सबसे पहले फेराडे के नियम से यहां से चालू किया। E का मान इनके समानुपाती बताना था, E या V लिख सकते हैं। ये E या V क्या है? दोनों वोल्टेज है।
इसको 2 बार लिख दिया, अनुपात के रूप में आ गया। वोल्टेज और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती पद के रूप में चलेंगे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये बताना था इसमें। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक को परिभाषित करना है। तो ये सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन है। ये तो रेगुलर जो क्लास अपन अटेंड करी है उसमें से भी आंसर दे सकते थे कि प्रकृति में प्राप्त शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन को ही नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज का मतलब यहाँ पे शुद्ध, आपको समझाना था, शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन को ही नेज अर्धचालक कहते हैं। और शुद्ध अर्धचालकों में 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाने पर प्राप्त होने वाले अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यह समझाना था, ठीक। इसके बाद दाता ऊर्जा स्तर को चित्रित करते हुए 0 केल्विन के टेम्परेचर से n प्रकार के अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड आरेख बनाना था, ठीक। ये वाला चित्र बनाना है, तो अब इसको देखते हैं। ये सबसे पहले ये बना दिया, यहां पे ये संयोजी बैंड, ऊपर बना दिया चालन बैंड, यहां लिखना है संयोजी बैंड लिखा, ऊपर लिखना है चालन बैंड, ठीक। दाता अशुद्धि स्तर हमेशा चालन बैंड के पास बनता है, तो यहां लिखना है दाता अशुद्धि स्तर, डोनर इम्प्योरिटीज लेवल, दाता अशुद्धि स्तर लिखा हमने। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन बता दो, तो ये दाता अशुद्धि स्तर के आधार पर इनका n प्रकार अर्धचालकों की व्याख्या होगी। ये चित्र बनाना है इसमें। अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, ठीक। 16वें का अथवा पीएन संधि निर्माण में ह्रासीय क्षेत्र और रोधिका विभव को परिभाषित करना है। देखिए ये क्वेश्चन मेजर पेपर जो मैंने सोल्व करवाया था, मेजर पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस जो आप देखेंगे उसमें भी सेम ही कई क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो पीएन संधि के निर्माण में ह्रासीय क्षेत्र और रोधिका विभव किसे कहते हैं? तो ह्रासीय क्षेत्र मतलब अवक्षय क्षेत्र। पीएन संधि निर्माण करते समय जब हम पी और एन संधि को बनाते हैं तो अवक्षय परत बनती है, जहां पे अल्प मान के विपरीत आवेशित कण या आयन रखे जाते हैं, उसको ह्रासीय क्षेत्र कहते हैं। रोधिका विभव क्या कहा जाता है? विभव का वो मान जिसके पश्चात में अवक्षय परत का खंडन हो सके या विभाजन हो सके या उसे भंजन हो सके, उस वोल्टेज के मान को क्या कहते हैं? रोधिका विभव कहते हैं। E बराबर V अपॉन डी लगाते हैं तो V बराबर E इंटू डी से रोधिका विभव बताया जा सकता है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप अपने जो वीडियो सॉल्यूशन निशान डिजिटल ऐप पर है उस पर इसका पूरी एक्सप्लेनेशन कर रखी है मैंने। ग्राही अशुद्धि स्तर के आधार पर P प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड स्तर बनाना है। अब इसके ऊपर वाले में तो पूछा उन्होंने n प्रकार, सबसे बढ़िया बच्चों ने ये ज्यादातर किया है ना। सेकंड वाले ऑप्शन में P प्रकार पूछा, तो P प्रकार के लिए क्या करना है? देखिए P प्रकार के लिए इसमें ये तो n प्रकार का बनाया हमने, इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे P प्रकार लिखेंगे और ये जो अशुद्धि स्तर है, ये अशुद्धि स्तर को यहां पर इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब ये दाता की जगह हो जाएगा ग्राही अशुद्धि स्तर, इसका नाम हो जाता है ग्राही अशुद्धि स्तर। और P प्रकार में होल ज्यादा बनेंगे और इलेक्ट्रॉन की ये उपलब्धता खत्म हो जाएगी, तो ये चीज ऐसे बना देनी है। ये संयोजी बैंड बन गया, ये चालन बैंड बना दिया। और P प्रकार जब बनाओगे तो P में होल ज्यादा होने चाहिए, तो ग्राही अशुद्धि स्तर हमेशा संयोजी बैंड के पास बनाना है। तो ये P प्रकार का था। इसके पहले वाले में जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें n प्रकार पूछ लिया, तो इसके डायग्राम हो गए। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है बायो-सावर्त नियम का सूत्र रूप सदिश रूप में लिखिए। इस नियम से किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बायो-सावर्त नियम के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के वैल्यू dB = म्यू नॉट IDL sin थीटा अपॉन 4 पाई r² के रूप में आता है। जब आप इसको सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ dB सदिश =
म्यू नॉट आई डी एल इंटू साइन थीटा को गायब करेंगे तो ये आर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाता है आर क्यूब, क्योंकि इकाई सदिश जब आप यहाँ सदिश लगाएंगे ना तो यहाँ तो सदिश लगेगा, इकाई सदिश लगता है, तो सदिश बटे सदिश का परिमाण जब आप लेते हैं तो ये सदिश रूप में लिखना है, तो म्यू नॉट आई आएगा, डीएल सदिश आएगा यहाँ पे, ये भी डीएल सदिश है, और यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये। इसकी सहायता से हमें क्या करना था, वृत्ताकार लूप या पाश के लिए, वृत्ताकार लूप या पाश के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसके लिए निकालेंगे तो ये इस प्रकार से हमने आर त्रिज्या का एक लूप लिया, यहां से यहां तक x दूरी पर हमने गणना की, ये इस तरह से यहाँ पे 2 अल्पांश मानेंगे, यहाँ dl1 माना तो ये db1 रहेगा, यहाँ पे dl2 अल्पांश माना था तो ये क्या हो गया, db2 हो गया। ये केवल ऐसा डायग्राम बताया था मैंने फिजिक्स में कि इसमें ये वाली वैल्यू जो घटक निकालते हैं, आपके यहाँ पर घटक db1 sin थीटा रिमेनिंग रहेंगे, यहाँ पे db2 sin थीटा रिमेनिंग रहना चाहिए, और कोस वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर ये वाली वैल्यू स्मॉल r जो आती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आती है, अंडर रूट में यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां जब आप इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं तो db का इंटीग्रेशन करना है अपने को, म्यू नॉट आई dl का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, साइन थीटा की वैल्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहां dl की वैल्यू l के बराबर आएगी और 2 पाई आर लिखते हो आप इसको, तो म्यू नॉट आई dl की वैल्यू को 2 पाई आर लिखना है, ये 2 पाई आर, साइन थीटा की वैल्यू r अपॉन आर लिखेंगे, और यहां 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां पर आगे और सोल्व करें इसको तो म्यू नॉट आई हो गया, ये 2 पाई और 4 पाई ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो गया, यहाँ पे ये आर स्क्वायर बन गया, और यहाँ आर क्यूब, ये आर क्यूब हो रहा है, ये b की वैल्यू हो गई, db का समाकलन क्या हो गया, b हो गया यहाँ पे। तो वृत्ताकार लूप या पाश r त्रिज्या माना, x दूरी है यहां से यहां तक, o से लेकर p तक की दूरी अपन ने x मान ली, ये यहां से दूरी कर्ण के बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको स्मॉल r कह रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा लंब बटा कर्ण लगाया, साइन थीटा की वैल्यू रख दी, dl का समाकलन l होता है 2 पाई r परिधि के रूप में रख दिया, यहाँ पर 4 पाई r, यहाँ पर 4 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई था, यहाँ 4 पाई तो 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये वाली वैल्यू। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये एन फेरो के लिए अगर लिखना है आगे देखते हैं, देखो यहाँ b इज इक्वल टू एन फेरो के लिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर तो आएगा इसी, यहाँ पे 2 स्मॉल r की वैल्यू जो आपको रखनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको रखनी है क्यूब, ठीक। यहाँ म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। एक बार फिर समझा दूं मैं आपको कि ये जो हमने बायो सावर्त नियम काम में लिया उससे एन फेरो के लिए यहां तक वैल्यू निकाल ली, और ये यहां से यहां तक की गणना पूछिए कि उसके लिए अपने को क्या करना था, सूत्र प्राप्त करना था, तो म्यू नोट चलेगा, एन आई आर स्क्वायर आ गया, ये म्यू नोट आगे ले लिया, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ये सूत्र हमें प्राप्त करना था इसका, ठीक। आगे अगर केंद्र के लिए भी आता तो x बराबर 0 रख देते हैं, पर वहां पूछा नहीं है, यहां तक हमें इसमें बायो सावर्त नियम का गणितीय रूप जो सदिश रूप था वो लिख दिया, और बायो सावर्त नियम की सहायता से हमने गणना कर ली। आवश्यक चित्र बना दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस क्षमता को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आवश्यक चित्र बनाना है। और एक इसका अगला क्वेश्चन पूछा है आवर्धन क्षमता और सरल सूक्ष्मदर्शी। तो पहले तो हम लेंस की क्षमता को समझाते हैं। लेंस क्षमता क्या होती है, किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं, P = 1/f, और जब फोकस दूरी मीटर में होती है तो इसे डायोप्टर में मापते हैं। तो लेंस की क्षमता तो ये हो गई है लेंस क्षमता, ये अलग से सेक्शन पूछ लिया। अब पूछा क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये 2 नंबर का डेरिवेशन है, फिर 1 नंबर का इसका चित्र पूछा गया है। तो अब हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक अवतल दर्पण काम में लेंगे और अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले ये तो पता रहे कि भाई हमें करना क्या है, तो R इक्वल्स टू क्या है, इसका दुगना या F इक्वल्स टू R/2, ये संबंध होता है। इसके लिए हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका नाम दे दिया हमने M। यहां इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहां से जाएगी फोकस से, यहां पे जब आप अभिलंब खींचेंगे तो ये वक्रता केंद्र C से गुजरेगा। अभिलंब और आपतन के बीच में थीटा है, यहां भी थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा का दुगना होता है 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे P बिंदु मान लो, इसको लंब डाल के रखेंगे तो ये P और Q एक ही बिंदु कह सकते हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है F, और ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी कितनी होती है R। F और C के बीच की डिस्टेंस भी कितनी लेके चलते हैं, F ही लेके चलते हैं हम। तो हमें सबसे पहले तो tan थीटा बताना है, तो यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू क्या करना है, MP अपॉन PF। tan थीटा ले रहे हैं ना, tan थीटा में तो आएगा PC यहां पे, ठीक। tan 2 थीटा अगर काम में लेंगे तो tan 2 थीटा अगर आप यूज में ले रहे हैं तो ये आएगा MP अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस PF। समीकरण 1 को समीकरण 2 से दुगना कर दो, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुना करके, कि ऐसा क्यों कहा गया था, थीटा अगर छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू थीटा बन जाती है, और tan 2 थीटा की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 2 थीटा लिख सकते हो। इसका मान tan थीटा का थीटा लिखा जा सकता है और इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको समान पद बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे और इसको इसके इक्वल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास PF इक्वल्स टू PC/2 हो गया, यहां इसको F लिख दो, R/2। इसको समीकरण 1 को 2 से गुणा करके दोनों को बराबर कर दिया। PF इक्वल्स टू ये फोकस दूरी हो गई, PC की वैल्यू वक्रता त्रिज्या के बराबर हो गई। हमें सिद्ध क्या करना है, या तो हम इसको इधर ले जाके दुगना सिद्ध कर सकते हैं या वक्रता त्रिज्या का आधा सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया, समीकरण 1 समीकरण 2 बना दी, ये थीटा लिखा है, ये 2 थीटा लिख दिया, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना है और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवश्यक किरण चित्र बनाना है अपने को। अब सबसे पहले आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी भी प्रकाशिक उपकरण के द्वारा वस्तुओं को बड़ा करके स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। इसको M से दर्शाते हैं हम, ये मात्रहीन और विमाहीन राशि बताई जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना है, M इक्वल्स टू 1 + d/f वाला। यदि प्रतिबिंब यहां पर बनता है तो आवश्यक किरण चित्र बनाइए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका किरण चित्र जो बनेगा, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के O और F के बीच में रख देते हैं तो इससे बनने वाला जो चित्र है वो आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ये मान लो वस्तु का नाम है AB और चित्र का नाम है A', B'। तो यहां पे AB वस्तु है, इसका मुख्य अक्ष समांतर फोकस से जाना और प्रकाश केंद्र से बिना विचलन के सीधे निकलना, तो ये चित्र बना A', B', तो किरण चित्र हो गया। इसके लिए जब आवर्धन क्षमता का सूत्र बनाते हैं तो M बराबर 1 + d/f बनता है इसका फॉर्मूला। और मैंने आपको पढ़ाते समय अल्फा डी बीटा यू भी बताया था आपको कि अल्फा डी बीटा यू क्या होता है। यहां पर जब आप चित्र बनाएंगे कि जब हमने एक बार तो वस्तु को बिना कांच की सहायता से देखा और एक कांच की सहायता से देखा, तो जब आप इसका tan अल्फा बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेशन आप आगे करते हो ना तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा बनाना होता है हमें ये। तो अल्फा डी
इट मीन्स जब अल्फा एंगल लोगे तो यहाँ माइनस डी डिस्टेंस लेना, और जब यहाँ पे आपने बीटा एंगल लिया तो यहाँ पर माइनस यू लेना। किरण चिन्ह नियम से ये माइनस आता है। यहाँ पे टेन अल्फा, ये ए बी और ए बी दो बार टेन अल्फा काम में लेंगे तो m का फॉर्मूला d अपॉन यू बनता है। इससे टेन अल्फा ये हो गया, और टेन बीटा इसके लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो d अपॉन यू बन जाएगा। d अपॉन यू को आगे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लेंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू के लिए माइनस यू, v की जगह माइनस डी और f की जगह f। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू बनाए तो d दोनों तरफ गुणा कर दो, d अपॉन यू को यहां रहने दो तो ये वन प्लस इधर माइनस वन है, ये माइनस वन इधर आ गया तो ये वाली वैल्यू हो गई d अपॉन यू। ये डेरिवेशन में m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा की। सर ये क्या है, अंतिम प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण और वस्तु के लिए दर्शन कोण। ये टेन बीटा टेन अल्फा दो मान निकाले, दोनों का अनुपात निकाला तो टेन m बराबर d अपॉन यू, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 में d अपॉन यू प्राप्त करने के लिए लेंस सूत्र काम में लेंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस u इज इक्वल टू माइनस यू, v इज इक्वल टू माइनस डी और f इज इक्वल टू f रखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, d अपॉन यू हो गया। अब यहाँ पर d अपॉन यू के लिए कहा, समीकरण 2 में आगे समीकरण 2 में d अपॉन यू का मान रखने पर जब आप मान रखोगे तो m इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ, ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और d क्या है यहाँ, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। पूछा नहीं क्वेश्चन में, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर आपको आवर्धन क्षमता प्राप्त करनी है। इसका किरण चित्र पूछा था तो किरण चित्र हमने बना दिया। और साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता मतलब वस्तुओं को बड़ा करके देखने की, स्पष्ट देखने की क्षमता को आवर्धन क्षमता कहते हैं, हमसे दर्शाते हैं। ये यहां तक कंप्लीट हो गया। 18वां क्वेश्चन कर रहे थे हम। देखिए, आवर्धन क्षमता किसी प्रकाशिक उपकरण के द्वारा वस्तु को बड़ा करके देखने की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है। 1 नंबर में परिभाषित कर दिया। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना था, कर लिया। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की मतलब v बराबर कहां पर रखना है, d पर, तो आवश्यक किरण चित्र बनाना था, ये कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से बताओ हमने जो है 2026 में फिजिक्स का जो पेपर हुआ है आज, उस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आज ही कंप्लीट कर लिया। अब आप सभी बच्चों से मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हैं वो किसी 1 या 2 नंबर के कटने से हताश न हो या डिप्रेस न हो, क्योंकि जीवन में आगे बहुत सारे मार्ग हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। अभी जेईई है, नीट है, आगे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आपको देने हैं। तो आप वीडियो सॉल्यूशंस बने मिलाओ, इनके आंसर चेक करो, पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। और अगर कोई 1 या 2 नंबर इस फिजिक्स के पेपर में आपको लग रहा है कि कहीं कम रह गया, तो आगे जो अपकमिंग पेपर्स हैं उनमें बढ़िया मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि हम कहते हैं निशान डिजिटल ऐप है तो सफलता निश्चित है। और यूट्यूब चैनल पे भी हमने वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं। अब मैं आपको जो हमारे कोचिंग के जो पेपर हुए हैं उनमें से कौन कौन सा पेपर में से और बुकलेट में से क्या आया है, तो मैं पेपर के अनुसार आपको लिख देता हूं। देखो, माइनर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के अबसद वाले, रिक्त स्थान वाले सभी बच्चों ने कर लिए, लेकिन मैं जहां तक संभावित क्वेश्चन जो है मैं आपको इस पे लिख के बता देता हूं कि हमारे जो निशान टेस्ट सीरीज की जो बुकलेट है मैंने बताई थी आपको, ये फिजिक्स की बुकलेट है। और फिजिक्स की बुकलेट में पूरा का पूरा थ्योरी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं मैंने पहले टिक लगवा दिए थे, और इस तरह के पेपर भी थे इसमें। ये इस तरह के आपको पेपर होता है। मैंने आपको कोचिंग के जो पेपर हैं, ये कोचिंग के P1, P2, P3 वाले पेपर जो हैं और इनका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन में डला हुआ है। और ये जो कोचिंग के जो पेपर हैं उनमें से कितना मिला है, तो इस पेपर के अपन एक क्वेश्चंस का रफली वो देख लेते हैं कि अपने कोचिंग के पेपर का कितना फायदा मिला। देखिए, सबसे ये छोटे क्वेश्चन थे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर करके आए हैं। मैंने यहाँ पे सोल्व भी करवा दिया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका मैं वैसे वर्बली बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रिक्त स्थान वाला है
उसका 5वां मेजर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बुकलेट में पेज नंबर 117 पे दे रखा है। ठीक, मैं लिख ही देता हूं। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इनको देखिए। जैसे ये आपका सेकंड का फिफ्थ है, ये मेजर जो है मेजर पेपर है उसका फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का हालांकि हम ये पहले कहते हैं तो मल्टीपल चॉइस अवसद और रिक्त स्थान वालों का कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं जो हम दे रहे हैं उसी में से आए या जो आप पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये कहीं भी बनाए जा सकते हैं। दूसरे का छठा क्वेश्चन जो देखें, ये बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 6, आप बुकलेट की अगर तैयारी करके गए हैं तो पेज नंबर 117 पर, पेज नंबर 117 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर मैक्सवेल आया था, मैंने बता भी दिया, सोल्व करवा दिया आपको। 7th क्वेश्चन, बाकी इजी क्वेश्चन है, इसमें n वाला था। P3 का टेस्ट जो P3 हुआ है उसका सेकंड का 6th क्वेश्चन है। यहां पे सेकंड का 7th पूछा है बोर्ड ने, अपना आया था। ठीक है, इसका सेकंड का 10th क्वेश्चन जो है मेजर पेपर जो लिया मैंने, मेजर पेपर के 9वें का पहला भाग है। ठीक, तीसरे का पहला जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है P1 का क्वेश्चन नंबर 6, P1 का क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड है, 16 का सेकंड ये है। बाकी इजी क्वेश्चन है, इजी सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले आए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। गॉस नियम, विद्युत चुंबकीय प्राणी, बहुत इजी क्वेश्चन आए तो इसमें तो कोई ज्यादा वो है नहीं। इसमें थर्ड का जो 10th पार्ट है वो बुकलेट में, और बुकलेट माइनर पेपर जो लिया है उसमें भी ऑक्सीजन वाला इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियो पहले के भी देख लो, ऑक्सीजन का एक न्यूमेरिकल करा रखा है रजिस्टर में, और यहाँ पे भी रेगुलर ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन मैंने वीडियो जो सॉल्यूशन है निशान डिजिटल ऐप के, उसमें भी केवल ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला ही दिया था। ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन आया है। और बुकलेट का भी क्वेश्चन अगर बच्चे करके गए हुए तो बुकलेट में आप देख लेना, पेज नंबर 74 पे केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है ऑक्सीजन वाला, एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बुकलेट, इसीलिए कहते हैं कि बुकलेट ध्यान से पढ़ो, टेस्ट सीरीज के पेपर सोल्व करके जाइए, फायदा मिलेगा। पेज नंबर 31 पे सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला लेना। बुकलेट का पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 5वां क्वेश्चन। इसके लिए बुकलेट पेज नंबर 97, बुकलेट पेज नंबर 97, वहां पर फेरों की संख्या 60 दे रखी थी। इसी तरह का क्वेश्चन है, एकांक फेरों के लिए निकाला तो उसमें 60 का भाग देना था, इसमें 60 का भाग नहीं देना है। पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपको बुकलेट मैंने दिखाई उसी बुकलेट के बारे में मैं लिख रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बुकलेट पेज नंबर 102, इस पे दोनों क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड का 7th क्वेश्चन P3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 मेजर, जो मेजर पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। और बुकलेट भी पढ़ाते समय कहा था पेज नंबर 151 पे दे रखा हुआ, शायद ये पेज नंबर 151 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर भी, बुकलेट में भी। क्वेश्चन नंबर 9 P3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं बुकलेट के उसमें से, तो मैं बोल रहा हूं कि वर्बली प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती। 11वां क्वेश्चन देख लो, P4 क्वेश्चन नंबर 11। 12वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेजर, क्वेश्चन नंबर 10
मेजर का क्वेश्चन नंबर 10 है। 13वां क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया, संधारित्र फिल्टर पूर्ण तरंग का। ये जो 13वां क्वेश्चन है केवल कालांक अलग से आया है, बाकी ये P4 का क्वेश्चन नंबर 20 है। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य का चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत द्विध्रुव वाला मेजर पेपर क्वेश्चन नंबर 14। निशान कोचिंग के पेपर का भी क्वेश्चन नंबर 14 है और बोर्ड का भी क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका अथवा P1 का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 14 इसका अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 15 बुकलेट बार बार कहा जाता है, आगे भी जब मैं पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा। निशान कोचिंग की बुकलेट सोल्व करते चलो। बुकलेट पेज नंबर 109, डायग्राम वाला क्वेश्चन उसी में से पूछा है, प्रतिबाधा का व्याख्या पूछी गई है। इसके 15वें का अथवा बुकलेट मेजर पेपर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूरी कंस्ट्रक्शन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि जब हम इसकी ट्रांसफार्मर की बनावट देखते हैं तो उसमें फेरों की संख्या, धारा और वोल्टता उसमें संबंध बताना होता है, तो उसमें से बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 16वें का पहला P4 का क्वेश्चन नंबर 9, इसका सेकंड मेजर। ठीक है, दाता शुद्ध स्तर मेजर पेपर में आप देखोगे डायग्राम वाला चित्र है, केवल एक ही चित्र का क्वेश्चन दे रखा है मेजर में। उस चित्र से क्वेश्चन जो बनाया है उसका उल्टा मेजर पेपर का सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। एन टाइप का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही यहां पर उसको रिवर्स में पूछ लिया है। 16वें का अथवा मैंने आपको कहा मेजर पेपर का जो सॉल्यूशन बच्चा करके गया होगा वो एक डायग्राम वाला जो चित्र है, यहां पर क्या है एन है, यहां पर क्या पूछ लिया पी प्रकार। ठीक, सेम क्वेश्चन कि सर ये इसके अथवा का पहला 16वें का जो अथवा का पहला है, इसके लिए मेजर का मैंने कहा आपको मेजर का 15वें का दूसरा भाग जो बच्चा पढ़ के गया होगा, राशि क्षेत्र और रोधी का विभव, सेम वही क्वेश्चन है। आप मेजर पेपर को उठा लो। अब क्वेश्चन नंबर 17 18 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 बुकलेट पेज नंबर 69 देखना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर भी लिख रहा हूं बुकलेट पे छपे हुए क्वेश्चन। बुकलेट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अथवा बुकलेट पेज नंबर 69 पे जो बच्चा पढ़ के गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 है। इट मींस निशान कोचिंग की जो बुकलेट का चौथा और 5वां क्वेश्चन है पेज नंबर 69 का वही अथवा में बोर्ड में 17वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन 18वें का पहला भाग मेजर पेपर 18वें का पहला। ठीक है, और इसके अथवा वाला P3 का क्वेश्चन नंबर 8। हम आपको जब ये पेपर टेस्ट सीरीज के पेपर देते हैं तब आपसे कहते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन आपको पेपर्स में से मिल जाएंगे। पास होने के हिसाब से बच्चों को सफिशिएंट बेटर है, तो निशान क्लासेस से जुड़े रहिए। आगे भी जो बोर्ड के पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन आते जाएंगे। और एक बार फिर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे के 1-2 नंबर कम रह जाएं तो आगे वाले पेपर की तैयारी बढ़िया करके जाओ कि इनकी कमजोरी दूर कर जाए। और वैसे भी जो बच्चा पढ़ के गया है वो 100% करके आएगा और 100 में से 100 नंबर भी इस बार बहुत सारे बच्चों के आएंगे।